देखिएगा BAVE 181, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडी। इसका आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 हमारा क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन। तो हो रहा ना आपको PDF ना? हेलो, क्या सर? इनसे और बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, आप सबको दिख रहा है ना? नहीं सर, नहीं दिख रहा। वो नहीं हो रही क्या? मुझे नहीं हो रही। बाकी दोनों को नहीं हो रहा क्या? हेलो, होनी चाहिए ना, थोड़ी देर में हो जाएगी। हुआ सर अब हो रही है, हाँ अब हो रही है। देखिए, चैप्टर नंबर 10 अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना क्या क्या, ध्यान से सुनना, पूछूंगा जरूर, ठीक है। देखिएगा, संकटदायी अपशिष्ट क्या होते हैं भैया? ऐसा अपशिष्ट जो संकटदायी है। अपशिष्ट मतलब समझते हो? ये जो वेस्ट मटेरियल है किसी भी चीज का, वेस्ट, जैसे घरों में अपशिष्ट होता नहीं है, जैसे प्याज के छिलके हैं, कूड़ा कटकट है, सारा अपशिष्ट है। जो लैट्रिन बाथरूम में सब जा रहा है, सब अपशिष्ट है, ठीक है। बाकी खेत कृषि में भी बहुत सारा अपशिष्ट निकलता है। तो यानी वेस्ट मटेरियल, यानी किसी चीज को अगर हम यूज करते हैं, उस जो जिस चीज को हम निकाल देते हैं, ये खराब है, वो सारा अपशिष्ट होता है, ठीक है। यानी संकटदायी अपशिष्ट क्या होता है? उसके बाद हमें पढ़ना है अपशिष्ट प्रबंधन की संकल्पना, ठीक है। जैसे अपशिष्ट न्यूनीकरण, न्यूनीकरण का मतलब होता है कम करना किसी चीज को। औद्योगिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, संकटदायी अपशिष्ट का उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। उसके बाद हमारा है, बहुत पूछा कई बार जाता है, लैंडफिल निस्तारण, भस्मीकरण, सागर में समक्षेत लैंपिंग और भूमिगत निस्तारण। 10.5 में रहेगा भारत में अपशिष्ट प्रबंधन, यानी हमारे देश में अपशिष्ट प्रबंधन के कौन कौन से स्रोत हैं, और निस्तारण के लिए यानी अपशिष्ट को हम कैसे कम करें, ठीक है, उसका निस्तारण कैसे करें, उसकी कौन कौन से तरीके प्रचलित हैं, उनकी बात करेंगे। और 10.6 में रहेगा अनुपयुक्त अपशिष्ट निस्तारण के प्रभाव, ठीक है। ये सारे पॉइंटों को देखेंगे, ठीक है। देखिएगा 10.2 में हमारा क्या है? संकटदायी अपशिष्ट। ध्यान से सुनिएगा, प्रतिदिन हमारे देश में 10 लाख टन नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट और जैव रासायनिक अपशिष्ट का उत्पादन होता है। देखो, हमारे देश में कूड़ा करकट जो इकट्ठा हो रहा है, नगर पालिका इकट्ठा नहीं करते शहरों में आकर करके, कूड़े की गाड़ी आती, जो सब लोग उसमें भरते हैं। भाई नगर पालिका इतना ठोस अपशिष्ट इकट्ठा कर रही है। औद्योगिक भी तो अपशिष्ट बहुत होता है, जो कंपनियों में वेस्ट मटेरियल है, ये भी खूब सारा निकल रहा है। जैव रासायनिक अपशिष्ट भी होता है, जो केमिकल को लेकर के बात करते हैं। इसका उत्पादन होता ही रहता है। यदि इसे पुनर्चक्रित करके पुनर्उपयोग में लाया जाए तो बहुत उपयोगी और ऊर्जा संसाधन होगा। कह रहे हैं कि जो अपशिष्ट है, अगर हम इसको रिसाइकल कर दें, पुनर्चक्रित का मतलब होता है रिसाइकल करना, अगर हम इसको रिसाइकल कर देंगे तो इसका हम क्या कर सकते हैं? पुनः उपयोग में लाया जाएगा, तो एक सामग्री और ऊर्जा संसाधन के रूप में यूज कर सकते हैं। होता नहीं जैसे गोबर है, गोबर गैस लगा करके, गोबर क्या एक प्रकार के अपशिष्ट ही तो है भाई, गोबर जो है अपशिष्ट है, उसको क्या करते हैं? गोबर गैस लगा करके उसको हम ऊर्जा के रूप में यूज कर रहे हैं ना। तो वही कह रहे हैं कि जो अपशिष्ट है, अगर हम इसको रिसाइकल करें और एनर्जी यानी ऊर्जा के रूप में यूज करेंगे, तो एक संसाधन के रूप में हम इसका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट क्या है? नगर पालिका वही जो नगर पालिका कूड़े की गाड़ियां आती इकट्ठा करती हैं, वही नगर पालिका अपशिष्ट होता है, ठीक है। देखिएगा, अपशिष्ट का उत्पादन मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में आवासीय और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्सों से होता है। अरे भाई, शहरों में जो घर हैं और जो वहां पर कोई कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कोई दुकान है, वहां से जो चीजें होती है, जैसे घरों में कचरा, निर्माण कहीं पर घर बन रहा है तो धूल मिट्टी, छोटी छोटी ईंटें, कण, ध्वस्त का मलबा, यानी किसी चीज को अगर बिल्डिंग को गिराया जाता है तो उसका मलबा भी अपशिष्ट है। सफाई कर्मी अपशिष्ट, जो साफ सफाई नहीं करते, सीवर उबर साफ करते, इसका अपशिष्ट है। सड़कों का अपशिष्ट, सड़कों पर होता नहीं जो सुबह साफ करते हैं, भाई ये सारा नगर पालिका का अपशिष्ट ही होता है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट की मात्रा तेजी से बढ़ रही है, यानी नगर पालिका का जो ठोस अपशिष्ट है लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि शहर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, शहरों में पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस वजह से कहते हैं कि नगर पालिका का जो कचरा है, कूड़ा कचरा है, वह लगातार बढ़ रहा है।
बढ़ते शहरीकरण और जीवन शैली और भोजन प्रवृत्तियों में परिवर्तन के कारण संयोजन का स्वरूप बदल रहा। कह रहे हैं कि जैसे जैसे शहर बदल रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल जीवन शैली बदल रही है, हमारे भोजन प्रवृत्ति यानी खान पान बदल रहा है, इसका संयोजन और स्वरूप बदल रहा है। ठीक है, 1947 में भारत में शहरों और कस्बों से 60 लाख टन ठोस अपशिष्ट का, देखो कह रहे हैं भाई जब देश आजाद हुआ, ये याद रखना। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि 1947 में, ध्यान रखना, अब देखिएगा यहां से देखिएगा, 1947 में भारत में शहरों और कस्बों में 60 लाख टन ठोस अपशिष्ट होता था। कितना होता था 1947 में? 60 लाख टन होता था। और 1997 में यह लगभग 4.8 करोड़ टन हो गया। कितना हो गया? 4.8 करोड़ टन हो गया। यानी जब देश आजाद हुआ 1947 में, तब 60 लाख टन कचरा होता था हमारे शहरों में कुल मिलाकर के। लेकिन 1997 में कितना हो गया? 4.8 करोड़ हो गया। अपशिष्ट का निस्तारण एक प्रमुख समस्या है। यानी जो अपशिष्ट होता है, इसको हम खत्म कैसे करें भाई? जो शहरों में कूड़ा करकट अड़ंगा हो रहा है, निस्तारण का मतलब इसको हम डिफ्यूज कैसे करें, इसको कम कैसे करें, ठीक है, या इसको खत्म कैसे करें। और 25% से अधिक नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का तो संग्रहण ही नहीं किया जा रहा है। यानी 25% हम नगर पालिका वाले ठोस अपशिष्ट को तो हम लेते ही नहीं। अधिकांश भारतीय शहरों में तो संग्रहण ही नहीं किया जाता है। यानी ज्यादातर अगर शहर देखोगे ना, छोटे मोटे शहरों में तो कूड़ा करकट अड़ंगा नगर पालिका इकट्ठा नहीं करती, नगर निगम इकट्ठा ही नहीं करते, बल्कि ऐसे ही रहता है। अधिकांश भारतीय शहरों में अपशिष्ट के परिवहन की पर्याप्त क्षमता नहीं होती। यानी वहां पर कोई गाड़ी वाड़ी है नहीं जिससे कूड़ा करकट कोई अड़ंगे को ला करके एक जगह रखा जाए, अपशिष्ट को रखा जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यानी नगर पालिका, जहां पर नगर निगम है वहां पर तो हो रहा है, लेकिन जो छोटे शहर है जहां पर नगर पालिकाएं होती हैं या नगर पंचायतें होती हैं, जो छोटे मोटे कस्बे हुए हैं, वहां पर अपशिष्ट को इकट्ठा ही नहीं किया जाता है। इसके निस्तारण के लिए भूमिगत इकाइयां यानी सेंट्री लैंडफिल, देखो कहने कि जो अपशिष्ट होता है इसको हमें जमीन में दाब देंगे ना, तब इसको भैया खत्म कर सकते हैं। जैसे विद्यमान लैंडफिल यानी भूमि भरण, यानी देखो जो अपशिष्ट है इसको अगर हम जमीन के नीचे दबा देंगे तो इसके जरिए, इसको बोलते हैं लैंडफिल ही इसी को बोला जाता है, इससे हम अपशिष्ट को खत्म कर सकते हैं। भूमिगत ना तो सुसज्जित है और ना ही सुप्रबंधित है, और ना ही मृदा और भूजल की संदूषण से सुरक्षा के लिए उचित रूप से अस्तारित है। तो कहने का मतलब है कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जो शहरों में अपशिष्ट इकट्ठा हो रहा है उसको खत्म करने के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा, संकटदायी अपशिष्ट उद्योग किसी कारखाने या किसी रासायनिक संयंत्र के रासायनिक सह उत्पाद होते हैं। संकटदायी अपशिष्ट का मतलब होता है कि ऐसा वेस्ट मटेरियल जो बहुत खतरनाक है, खास तौर से जो कंपनी है, फैक्ट्री है, इनसे जो केमिकल निकल रहा है, इनसे जो चीजें निकल रही है वो बहुत खतरनाक है, इसीलिए बोलते हैं संकटदायी अपशिष्ट। एक घरेलू कार्यकलापों तथा अस्पतालों, किसी अनुसंधान प्रयोगशाला से भी निकल सकते हैं। यही संकटदायी जो अपशिष्ट होता है, कई बार घरों से भी हो सकता है, अस्पतालों से, कोई रिसर्च यूनिट है, संकट यहाँ से भी कर सकते हो। इस प्रकार के जो अपशिष्ट हैं वह यहाँ पर क्या हो रहे हैं, निकल रहा है। ठीक है, ये सारा जो अपशिष्ट होता है। ऐसे सशस्त्र संघर्ष जिसमें परमाणु या रासायनिक हथियारों का प्रयोग होता है, देखो क्या करें, ऐसे सशस्त्र संघर्ष जिनमें परमाणु और रासायनिक हथियारों का प्रयोग होता है, उनमें से भी अधिक मात्रा में संकटदायी अपशिष्ट निकलते हैं। भाई अगर हम परमाणु का यूज करते हैं या परमाणु हथियारों का यूज करते हैं, इससे भी बहुत ज्यादा अपशिष्ट निकलता है, यानी कूड़ा करकट वेस्ट मटेरियल बहुत निकलता है। उपयुक्त में से किसी भी स्रोत से उत्पादित रासायन जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, पर्यावरण को प्रदूषित करे और अनुपयुक्त रूप से प्रतिबंधित या निस्तारण किए जाने पर जीवन के लिए जोखिम का वह को संकटदायी, देखो क्या करें, यहां से पढ़ना, ठीक है, देखिए यहां से मैं बता रहा हूं ये इसकी संकटदायी अपशिष्ट होता क्या है। देखिएगा, एक मिनट, यहां पर देखो, यहां से इसकी क्या हो जाएगी, संकटदायी अपशिष्ट को देखिएगा यहां से, ठीक है, यहां से देखिए, यहां से लेकर के और यहां तक देखिएगा क्या है, उपयुक्त में से किसी भी स्रोत से उत्पादित रासायन, यानी ऐसे रासायन
ऐसे केमिकल जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो। भैया ऐसा रसायन, ऐसा केमिकल जो मानव के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, पर्यावरण को दूषित करता है, यानी ऐसा रसायन है जो पर्यावरण को भी खराब करता है और अनुपयुक्त रूप से प्रतिबाधित करता है तथा निस्तारण किए जाने के पर जीवन के लिए जोखिम का संकट है। ऐसा केमिकल हो, ऐसा चीज हो, ऐसा अपशिष्ट हो जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, पर्यावरण को दूषित करता है और वह जल्दी से अगर खत्म भी नहीं होता है तो इसको संकटदायी कहलाता है। संकटदायी अपशिष्ट, अपशिष्ट को संकटदायी तब माना जाता है जब उसमें निम्नलिखित में से कोई विशेषता हो। भैया कोई भी अपशिष्ट संकटदायी अपशिष्ट कब बनता है? ये सारी इनमें से अगर कोई भी विशेषता है तो संकटदायी अपशिष्ट बन जाएगा। जैसे अगर किसी अपशिष्ट में ज्वलनशीलता, कई बार तुम सबने देखा होगा कहीं पर अगर कूड़ा करकट अड़ंगा इकट्ठा किया गया है तो कई बार उसमें क्या होता है, आग लग जाती है। कई बार किसी अपशिष्ट में ज्वलनशीलता होती है, जैसे मान लो ज्वलनशीलता है तो आग पकड़ लेगा। ऐसा अपशिष्ट जिसमें ज्वलनशीलता हो और अगर आग पकड़ सकता है तो संकटदायी अपशिष्ट हो जाएगा। संक्षरण करता है, यानी अन्य सामग्री का क्षय कर दे। ऐसा अपशिष्ट जैसे मान लो, जैसे कुछ अपशिष्ट होता है, जैसे मान लो कि दीवार है, दीवार के सामने मैंने कूड़ा करकट अड़ंगा वहां पर लगा दिया तो दीवार को खत्म कर देगा, या दीवार को एक प्रकार से उसकी जो अगर मान लो उसकी ईंटें हैं या उसका जो प्लास्टर है उसको खत्म कर रहा है, इसको क्षय कर देता है। यानी अगर क्षय करता, यानी किसी भी अपशिष्ट में अगर क्षय करने की क्षमता है, ठीक है, उसको खत्म कर देता, वो भी संकटदायी अपशिष्ट होगा। अभिक्रियाशीलता, जल के साथ प्रबल अभिक्रिया करता तथा अन्य रसायनों के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट, ऐसा अपशिष्ट जो किसी पानी के साथ या किसी रसायन के साथ क्रिया करके कोई विस्फोटक बनाए या क्रियाशीलता करे, ये भी संकटदायी अपशिष्ट होगा। रेडियोधर्मिता, आयनी विकरणी निमुक्त करता हो, यानी अगर किसी अपशिष्ट में रेडियोधर्मिता है वो भी संकटदायी अपशिष्ट होगा। ठीक है, अगला है विषालुपता, यानी उपचायी विकार, विषीकरण रोग, उत्परिवर्तित, कैंसर या विरूपण के लक्षण उत्पन्न के, ऐसा अपशिष्ट जिससे बीमारी फैले, कोई विषैला रोग फैले, कैंसर जैसी बीमारियां फैले, भाई ऐसा अपशिष्ट जिससे गंभीर और खतरनाक बीमारियां हो, ये भी संकटदायी अपशिष्ट ही माना जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब किसी भी अपशिष्ट में अगर आप सबको, ठीक है, अगर हमें ज्वलनशीलता है, क्षय करता है, अभिक्रियाशीलता है, रेडियोधर्मता है, कैंसर, विरूपण या उपचारी विकार, कोई विकार उत्पन्न करता है, तो ये सारे अगर किसी भी अपशिष्ट में ये बातें शामिल हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, संकटदायी अपशिष्ट कहा जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला हमारा है आविसी बनाम संकटदायी। क्या है इसको देखिएगा। सामान्य शब्द आविसी और संकटदायी का उपयोग परस्पर एक दूसरे के लिए किया जाता है, दोनों का मतलब एक ही है। संकटदायी बोलो, आविसी का मतलब यानी जिसमें बहुत ज्यादा विष नहीं होता, हम बोलते हैं तो कहने का मतलब बहुत खतरनाक है, ये खतरनाक बोले, संकटदायी दोनों के लिए एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। जैसे कि वह पर्यायवाची हो, यानी दोनों का मतलब लगभग एक ही पर्यायवाची शब्दों की तरह प्रयोग होते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। आविसी उपभोक्ता जैसे किसी जंतु पादप मनुष्य के उपचायी पराक्रम में प्रवेश करने के बाद किसी पदार्थ की क्षति पहुंचने की क्षमता को बताता है। देखो यह आविसी जो है, ये उपभोक्ता जैसे जंतु हो, पादप हो, मनुष्य हो, इनमें प्रवेश करने के बाद किसी पदार्थ की क्षति पहुंचने की क्षमता को कहने का मतलब आविसी अगर उत्पाद, अगर वेस्ट मटेरियल अगर किसी चीज में जगह, जैसे जंतु में, किसी जानवर में चला गया, किसी पौधे में चला गया, होता नहीं, तुम सबने देखा होगा कई बार जो गाय होती है भैया वो थैली खा लेती है, पॉलीथीन को खा लेती है, पन्नियों को खा लेती है, तो क्या हो जाता, गाय बीमार हो जाती ना, गाय को क्षति हो जाती उसके पेट में ना, तो वही है। तो कहने का मतलब यहाँ भी एक प्रकार से वही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये शब्द संकटदायी किसी पदार्थ के ऊपर बताए गए गुणों में से किसी के द्वारा, जैसे अविशुलता, ज्वलनशीलता, तो संकटदायी क्या होता है, संकटदायी तो मैंने बता दिया, अगर किसी में ज्वलनशीलता है, क्षरण करता है, क्रिया करके विस्फोटक बनाता है,
वह विस्फोटक के रूप में आ सकता है, उसमें रेडियोधर्मिता है, तो संकटदायी अपशिष्ट माना जाएगा। अतः शब्द संकटदायी व्यापक है और अब इसके दायरे में आता है। यानी संकटदायी ही हमारे लिए क्या है, एक व्यापक शब्द है। ठीक है, आप देखते हैं कुछ पदार्थ एक से अधिक कारणों से संकटदायी हो सकते हैं। यानी किसी पदार्थ में अगर यह सारी चीजें हैं, देखिएगा, अगर किसी भी पदार्थ में अगर आप देख रहे हैं तो अगर ये सारी चीजें शामिल हैं तो वह संकटदायी अपशिष्ट होगा। अगर ये पॉइंट जो है, अगर ये पॉइंट आते हैं तो होगा संकटदायी अपशिष्ट। ठीक है, अगला हमारा है 10.3 में, देखिएगा, अपशिष्ट प्रबंधन की संकल्पना। ठीक है, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर। सुनाई दे रहा है? यस सर। अच्छा जी, यस सर। ठीक है भाई, ठीक है। देखिएगा, अगला क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन की संकल्पना। भाई अपशिष्ट प्रबंधन को कैसे किया जाए? सिंपल सी बात है, जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा है इसको खत्म कैसे करें, इसको कम कैसे करें। कम एक तो हो गया कम करना, दूसरा इनको खत्म करना। जैसे पॉलीथीन, तो सबने सुना होगा कि जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये खत्म नहीं होता, जलाने से भी दुनिया भर का धुआं उड़ता है। तो कहने का मतलब इसको खत्म कैसे किया जाए। बहुत लोग बताया कि भाई जमीन के नीचे गाड़ दो, कुछ समय के बाद खुद ही खत्म हो जाएगा वो। तो ये भी बहुत सारी चीजें जिसको इसको देखेंगे। देखिएगा, अपशिष्ट प्रबंधन की संकल्पना क्या है। देखिएगा, संकटदायी अपशिष्ट एक प्रमुख पर्यावरणीय और जन स्वास्थ्य का मुद्दा है। भाई जो संकटदायी अपशिष्ट हैं, ये हमारे लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा मुद्दा जो संकटदायी अपशिष्ट है, जो विश्व की अनेक देशों के सरोकार का विषय है। संकटदायी अपशिष्ट प्रबंधन के आधुनिक ढांचे में 4 भुजा वाली कार्यनीति को जो संकटदायी अपशिष्ट है, इसको कह सकते हो कि इसको आधुनिक ढांचे जिसके जरिए इसकी कार्यनीति बनाई गई। यानी संकटदायी अपशिष्ट को हम कैसे, उसको लेकर के क्या किया गया। देखो, अपशिष्ट की मात्रा को कम करना, कहा जा रहा है कि जो संकटदायी अपशिष्ट है भैया उसकी मात्रा को कम करो, यानी यानी वेस्ट मटेरियल कम हो। ठीक है, औद्योगिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जाए, यानी उद्योगों में जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको हम दोबारा रिसाइकल करके यूज कर लें, ऐसी काम कही गया। ठीक है, अपशिष्ट का उपचार करो, यानी अपशिष्ट को कम करने की नीति बनाओ। ठीक है, चौथा क्या है, पर्यावरण हितैषी तरीके से अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन और निस्तारण, पुनर्चक्रण की इसको कीजिए। यानी इन तरीकों से अगर आपको क्या करना है कि जो अपशिष्ट है, ठीक है, उस अपशिष्ट का निस्तारण कैसे किया जाए। यानी अपशिष्ट को, पहली बात है जो संकटदायी अपशिष्ट है उसकी मात्रा को कम करने की कोशिश करो। ठीक है, जो औद्योगिक अपशिष्ट है पुनर्चक्रण उसका किया जाए, यानी रिसाइकल कर लो। अपशिष्ट उपचार किया जाए, या पर्यावरण हितैषी तरीके से अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन और निस्तारण, पुनर्चक्रण की सामान्यकृत योजना को यहाँ पर बताया गया। देखो यहाँ पर जैसे जल है, फिर जल का भैया उपभोक्ता है। देखिएगा, जल कचरा बीनने वाले, कचरा देखो जल से भाई कचरा बीनने वाले थे, फिर उसको कबाड़ी ने लिया, फिर मध्य व्यक्ति, प्राथमिक व्यक्ति, फिर उपभोक्ता, फिर जल। तो यानी ये प्रकार से अपशिष्टों का पुनर्चक्रण कैसे किया, रिसाइकल। पुनर्चक्रण का मतलब क्या होता है, किसी का, हाँ ठीक है, किसी चीज को रिसाइकल करना। अब देखिएगा, अपशिष्ट न्यूनीकरण क्या होता है। भैया जो कूड़ा करकट डंगा है इसका न्यूनीकरण कैसे करें, कम कैसे करें। न्यूनीकरण का मतलब होता है कम करना। क्या होता है इसका मतलब, कम करना। ठीक है, देखिएगा, अपशिष्ट न्यूनीकरण। देखिए, संकटदायी अपशिष्ट प्रबंधन में पहली प्राथमिकता अपशिष्ट की मात्रा को न्यूनतम स्तर तक करना है। यानी संकटदायी अपशिष्ट में सबसे पहली हमें ये देखना पड़ेगा कि जो अपशिष्ट है उसकी मात्रा को न्यूनतम स्तर पर ले जाना। कहने का मतलब यानी जो हमारा वेस्ट मटेरियल हो रहा है, चाहे घरों में कूड़ा करकट डंगा है, चाहे लैट्रिन बाथरूम का पानी है, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर से कुछ निकल रहा है, संकटदायी अपशिष्ट निकल रहा है, तो उसको हम कम करें। यानी वेस्ट मटेरियल को हमें कम से कम करना है। अपशिष्ट के न्यूनीकरण के 3 प्रमुख योजनाएं, यानी अपशिष्ट का जो हम न्यूनीकरण करें उसके लिए 3 योजनाएं बनाई गई हैं। कौन कौन सी, जिनका अक्सर उपयोग किया जाता है। पहला क्या है, तीनों योजनाओं को देखिएगा, प्रक्रिया में परिवर्तन। अक्सर औद्योगिक प्रक्रिया को इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है जिससे कच्चा माल का इष्टतम उपयोग हो सके और संकटदायी अपशिष्ट की मात्रा न्यून हो जाए। कह रहे हैं कि जो हमारी कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियां हैं,
इन उद्योगों में जो संकटदायी अपशिष्ट निकलता है, अगर हम कच्चे माल को अच्छी तरीके से यूज करें, यानी प्रक्रिया, यानी जो हम कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जो चीजें यूज कर रहे हैं, अगर उनमें तौर तरीके बदल लें तो जो हमारा संकटदायी अपशिष्ट है इसको हम कम कर सकते हैं। यानी संकटदायी अपशिष्ट को कम करने के लिए क्या करेंगे, प्रक्रिया में परिवर्तन करके, यानी औद्योगिक प्रक्रिया में, यानी इंडस्ट्रियल जो कंपनी है ना, उसमें अगर हम थोड़ा चेंज करें तो जो कंपनियों का वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो उसको हम इनको मात्रा को कम कर सकते हैं। अगला क्या है, अपशिष्ट सांद्रता। देखिएगा, अपशिष्ट को वापसन, अवक्षेपण तथा निर्थाने की तकनीकियों के उपयोग द्वारा किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि अपशिष्ट की मात्रा को इन विधियों द्वारा काफी कम किया जा सकता है। यानी अपशिष्ट को, जैसे भाप वाष्पन का मतलब भाप है, ठीक है, या अवक्षेपण है, या ठीक है, इन तकनीकों के जरिए क्या कर सकते हैं, हम अपशिष्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, भस्मीकरण, यानी ज्वलनशील अपशिष्ट को ऑक्सीजन का उपयोग हस्तचरित किए जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के लिए किया जाए। देखो, अपशिष्ट सांद्रता का मतलब होता है कि अपशिष्ट को हम भस्मीकरण करके, जला करके या ज्वलनशील के जरिए अपशिष्ट को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी अपशिष्ट को खत्म कैसे करें, ठीक है, अपशिष्ट सांद्रता के जरिए, यानी प्रक्रिया में परिवर्तन के जरिए कर सकते हैं भाई, अपशिष्ट को कम कर सकते हैं, अपशिष्ट सांद्रता के जरिए कर सकते हैं। और तीसरा हमारा जो रहेगा, अपशिष्ट पृथक्करण, यानी अपशिष्ट को अलग अलग कर दीजिए। संकटदायी अपशिष्ट को गैर संकटदायी अपशिष्ट से अलग करने से संकटदायी अपशिष्ट की मात्रा कम हो जाएगी, इसका उपयोग करना आसान हो जाएगा। कह रहे हैं भैया, जो कूड़ा करकट है ना, सब जैसे कूड़ा करकट होता सब जगह इकट्ठा है, तो जो संकटदायी यानी बहुत खतरनाक अपशिष्ट है उसको अलग रखो, जो कम खतरनाक है या नहीं है उसको अलग रखो। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, अपशिष्ट को कम किया जा सकता है। यानी अपशिष्ट न्यूनीकरण का मतलब होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है, जो संकटदायी अपशिष्ट है, हम उसको कैसे कम करें। अपशिष्ट को कम करना तो एक बात है, लेकिन संकटदायी अपशिष्ट को हम कम करने के लिए अलग अलग कर सकते हैं, या कुछ चेंज में प्रक्रिया में, जैसे मान लो घरों में भाई ऐसे कुछ हम बना रहे हैं जिससे बहुत ज्यादा अपशिष्ट निकल रहा है, तो ऐसा कुछ करें अब कम निकले। कंपनियों में अगर अपशिष्ट ज्यादा निकल रहा है तो ऐसा कुछ करें भाई, कूड़ा करकट जो या वेस्ट मटेरियल लग रहा है वो कम निकले। ठीक है, अगला देखिएगा हमारा क्या है, औद्योगिक अपशिष्टों का पुनर्चक्रण। भाई जो कंपनियां हैं उनमें जो अपशिष्ट निकल रहा है उनको रिसाइकल कैसे करें, यानी पुनर्चक्रण का मतलब होता है रिसाइकल करना। ठीक है, तो जो भी अपशिष्ट निकल रहा है उसको हम रिसाइकल कैसे करें। देखिएगा, फेंके गए अपशिष्ट में अनेक पदार्थ महत्व के होते हैं। करें कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो कूड़ा करकट अड़ंगा होता है ना, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें भी होती हैं। इसमें कांच, कागज, उत्पादों से काट मतलब लकड़ी, फाइबर, रेशा, धातुएं। कह रहे हैं कि जो कंपनियों में वेस्ट मटेरियल, यानी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, ठीक है, खराब निकल रहा है, उसमें से कई सारे पदार्थ महत्वपूर्ण हैं, जैसे कांच है, कागज है, उत्पादों के काट हैं, फाइबर है, रेशा है, धातुएं हैं। वैज्ञानिकों ने इन्हें इनके पुनर्चक्रण के तरीके विकसित कर लिए हैं, इससे इनको हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। भैया जैसे कांच है, कागज है, फाइबर है, रेशा है, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। यानी जो इंडस्ट्री में निकल रहा है वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट निकल रहा है, उसको अगर हम रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं अपशिष्ट को। लगभग सभी पदार्थ पुनर्चक्रणीय होते हैं। करें जितने भी पदार्थ होते हैं हम इसको रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। यद्यपि कुछ पुनर्प्राप्ति में से अधिक ऊर्जा का उपयोग हो जाता है जितना प्राप्त वस्तु का मूल्य होता। करें कि अगर हम रिसाइकल करेंगे, जितने उसमें लागत आएगी, पैसा लगेगा, उतना उससे हमें फायदा भी होगा। तो कहने का मतलब है कि जो औद्योगिक अपशिष्ट है इनको हम रिसाइकल कर लें। कौन कौन किसको भैया रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कांच को कर सकते हो, कागज है, उत्पादों के कास्ट हैं, फाइबर है, रेशा है, धातु, इन चीजों को रिसाइकल कर सकते हो जो कंपनियों में निकल रहा है। जैसे रद्दी और उपयुक्त धातुएं, रद्दी स्क्रैप नहीं होता है, कंपनी में खूब सारा स्क्रैप निकलता है, जैसे किसी चीज को हम यूज करते हैं उसको वो स्क्रैप बहुत निकल रहा है। ठीक है, उस स्क्रैप की यहाँ पर बात की जा रही कि जो स्क्रैप निकल रहा है हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिएगा, स्क्रैप धातुएं को मिलों और कारखानों में बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है।
जो स्क्रैप होता है, मिलों कारखानों में खूब सारा स्क्रैप निकलता है। पुराने फेंक दिए गए वाहन जैसे पुराना कोई मशीन हो गई फेंक देते हैं, वाहन है उसको फेंक देते हैं, वायुयान, जहाज, इमारती आदि से प्राप्त धातु को पिघलकर उपयोगी कार्य के लिए पुनर्चक्रित किया जा सकता है। भैया कहने का मतलब जो कोई वाहन हो, कोई मशीन हो, वायुयान हो, जहाज हो, इन चीजों का जो स्क्रैप होता है, जो रद्दी होती है, इनको हम पिघला करके, ठीक है, पिघला करके हम रिसाइकल करके दोबारा भी यूज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम, अगर एल्युमिनियम का कोई स्क्रैप है, कचरा है, कूड़ा है, एल्युमिनियम के बर्तन को एकत्रित करके पिघला करके उससे नए बर्तन बनाए करें कि भैया अगर एल्युमिनियम वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट है, बाहर निकला हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसको हम पिघला करके एल्युमिनियम का बर्तन बना करके यूज कर सकते हैं। हम धातु स्क्रैप को पुनर्चक्रण करके ऐसी कमी वाली धातु जैसे कप, जिंक, लेड, सीसा, प्लेटिनम की बढ़ती मांग को पूरा कर सकते हैं। यानी जो वेस्ट मटेरियल है, जो स्क्रैप है, स्क्रैप को हम पुनर्चक्रित करके, रिसाइकल करके कई प्रकार की धातुएं हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा हमारा क्या है 10.3.3 संकटदायी अपशिष्ट का उपचार कैसे करेंगे। देखिएगा, संकटदायी अपशिष्ट जो होता है उसका उपचार, सामग्री की पुनर्प्राप्ति के बाद संकटदायी अपशिष्ट रासायनों युक्त अपशिष्ट जल को उपचार द्वारा निर्विष्कृत और उदासीनीकृत कर लेना चाहिए। करें कि सामग्री की पुनर्प्राप्ति के बाद संकटदायी जो अपशिष्ट होता है, इसके रासायनों युक्त अपशिष्ट जल को उपचार द्वारा निर्विष्कृत और उदासीनीकृत कर लेना चाहिए। संकटदायी अपशिष्ट को निस्तारित करने से पहले उसके उपचार के लिए देखो, जो संकटदायी अपशिष्ट है ना, अगर उसको हम खत्म कर रहे हैं, अगर उसको निस्तारण कर रहे हैं, ठीक है, कम कर रहे हैं, तो उसके पहले कुछ तकनीकें हैं, कुछ तकनीकों का यूज करना पड़ेगा। इनका उद्देश्य अपशिष्ट की भौतिक और रासायनिक गुणों को रूपांतरित करना। कह रहे कि अगर कोई अपशिष्ट है, संकटदायी अपशिष्ट है, तो अगर हम उसको खत्म कर रहे हैं, निस्तारित कर रहे हैं, तो अगर उसमें भौतिक गुण है तो उसको हमें रासायनिक गुणों में बदल लेना चाहिए। इससे वह हानि रहित हो जाएगा। कहने का मतलब अगर किसी भी अपशिष्ट में भाई मेरे अगर भौतिक गुण है तो उसको खत्म करने से पहले उसको रासायनिक गुण में बदल दो, तो इससे वो हानि कम होगी, हानिकारक कम हो जाएगा। उपचार की प्रक्रिया का चयन अनेक कारक जैसे अपशिष्ट की प्रकृति, उत्पादित पदार्थ के वांछित गुणों और आर्थिक तथा ऊर्जा विकार पर निर्भर करेगा। यानी किसी अपशिष्ट का चयन करेंगे कि उसका भौतिक गुण को रासायनिक गुण में बदलेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका उपचार की जो प्रक्रिया होगी अनेक कारण पर होगा। जैसे कोई भी अपशिष्ट है उसका प्रकृति क्या है, ठीक है, उत्पादित पदार्थ के वांछित गुण और आर्थिक और ऊर्जा विकार पर निर्भर करेगा। उपचार की तकनीकी को निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कोई भी अपशिष्ट है, ठीक है, अगर देखिएगा कोई भी अगर आपका अपशिष्ट है, ठीक है, ठीक है, उस अपशिष्ट को अगर आपको क्या करना है, निस्तारित करना है। ठीक है, देखिएगा अगर आपका उपचार की तकनीकों को निम्नलिखित समूहों में हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। देखो, भौतिक उपचार, रासायनिक उपचार, जैविक उपचार, ठोसीकरण और भस्मीकरण, ये सारे तरीके हैं जिसे हम यानी हम अपने जो संकटदायी अपशिष्ट है उनका उपचार कर सकते हैं। ठीक है, भौतिक उपचार क्या करेंगे, देखिएगा भौतिक उपचार विभिन्न विधियों जैसे फेज पृथक्करण, जैसे इसमें कौन कौन सा है, जैसे आप देखेंगे तो फेज पृथक्करण की बात करता है। ठीक है, जैसे भौतिक विधियों में फेज पृथक्करण के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। फेज पृथक्करण में 3 चरण सम्मिलित हैं, जैसे अनुपा टंकियों में अधिक समय तक भंडारण तथा पंक सुंकन और अनुपन जैसे टंकी के भंडारण को सामूहिक रूप से कर्णमय अशुद्धियों को पृथक करके। देखो भौतिक उपचार क्या है, कह रहा है
कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल भैया उसको टंकी में रखो और टंकी में नीचे जम जाएगा, जो कण होगा, जो सारा कण वण होगा, खराब चीजें नीचे जम जाएंगी और इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गंदा पानी है, मान लीजिए कोई गंदा पानी है और गंदे पानी बहुत गंदा है, उसमें बहुत मिट्टी है, तो अगर हम पानी को थोड़े देर रख देंगे तो सारी मिट्टी नीचे जम जाएगी और पानी ऊपर का ठीक हो जाएगा। तो यानी भौतिक उपचार करें, यानी जो संकटदायी उपशिष्ट हैं उनका भौतिक उपचार में क्या है, अनुपन। अनुपन एक तकनीकी है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपशिष्ट को एक प्रकार से अशुद्धियों को, कणों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अनुपन, अनुपन तकनीकी है, ठीक है, याद रखना, अनुपन तकनीकी है जिसके जरिए अपशिष्ट को, अपशिष्ट का भौतिक उपचार करके उसमें अशुद्धियों, यानी उसमें जो सामूहिक रूप के जो कण है, अशुद्धियां, उनको अलग करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला हमारा रासायनिक उपचार। रासायनिक उपचार का उपयोग संकटदायी अपशिष्ट के पूर्ण विखंडन को सुगम बनाने और अधिक सामान्य रूप से अपशिष्टों के रासायनिक गुणों को रूपांतरित करने के लिए, जैसे जल की विलेयता को कम करने तथा अम्लता और क्षारीयता को उदासीनीकरण करने के लिए किया जाता है। देखोगा, रासायनिक उपचार में क्या कहा जाए, रासायनिक उपचार का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, जो संकटदायी अपशिष्ट हैं इसके पूर्ण विखंडन को सुगम, इसके यानी हम खंडित कर दें इनको, खंडित में नहीं तोड़ना, पूर्ण विखंडन यानी पूरा इसके तोड़ दें, सुगम बनाने के लिए, सामान्य रूप से अपशिष्टों के रासायनिक गुणों को रूपांतरित करने के लिए। जैसे नहीं, देखो कोई भी वेस्ट मटेरियल उसमें हम रासायनिक गुण का करें, जल की विलायता को कम करना, यानी कोई अपशिष्ट उसमें जल है उसकी मात्रा को कम करना, उसमें अगर अम्ल की मात्रा उसको कम किया जाए, क्षारीयता उसको कम किया जाए, को उदासीन करने के लिए किया जाता है। इसमें सम्मिलित तकनीकें जैसे ऑक्सीजनीकरण, रासायनिक न्यूनीकरण, उदासीनीकरण, भारी धातु के तेल जल पृथक्करण और ईंधनों को पुनर्प्राप्ति है। यानी रासायनिक उपचारों के जरिए क्या कर सकते हैं, जो संकटदायी उपशिष्ट हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसका ठीक है, उपचार करना। ठीक है, दो तरीके। अगला है जैव उपचार कैसे करेंगे, देखिएगा, सीवेज यानी वाहित मल, अरे होता नहीं सीवर, वही सीवेज है, ठीक है, वाहित मल, अरे लैट्रिन बाथरूम का जो पानी उसमें जा रहा है उसकी बात कर रहा है, सीवेज, ठीक है, के उपचार से प्राप्त सकल अशुद्धियों को सामूहिक रूप से अपंक कहते हैं। इसे निस्तारण करने से पहले जैविक उपचार प्रदान किया जाता है। देखो कह रहे हैं कि जो हमारे गटर का पानी होता है, खास तौर से जिसको हम सीवर है, उसका जो पानी है, उसका जो वेस्ट मटेरियल है, उसका निस्तारण करने के लिए जैविक उपचार किया जाता है। यह अपंक प्रसंस्करण कहलाता है, जो औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार में हुए सुधारों के बाद से महत्वपूर्ण हो गया है। अपंक प्रसंस्करण की ठीक है, प्रारूपिक प्रौद्योगिकी के अनुकूलन, पाचन, ठीक है, तथा स्थूलन अथवा निर्जलन और ठोसीकरण में सम्मिलित है। देखोगा, अनुकूलन, पाचन, इसको अनुकूलन देखिएगा, इस चरण में अपंक को वायुमंडल में निर्धारित अवधि के लिए, देखो कहने का मतलब है कि जो ये सीवर का पानी है उसको हम क्या करेंगे, वायुमंडल में निर्धारित अवधि के लिए उद्भासित किया जाता है, जब तक वांछित संगत प्राप्त नहीं होती है। पाचन, इस प्रक्रिया में अपंक को जीवाणुओं से उपचारित किया जाता है, जो लंबी श्रृंखला में यौगिकों को सरल यौगिक में विखंडित कर देती है। कोपोस्टिंग, देखिए, इस चरण में अपशिष्ट अपंक से कार्बनिक पदार्थों को स्थिर सामग्री में परिवर्तित किया जाता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, स्थिर सामग्री में उसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठोसीकरण क्या होता है, देखिएगा, ठोसीकरण की प्रक्रिया तरल अपशिष्ट को अघुलनशील पदार्थ जैसे ठोस पदार्थ में परिवर्तित, देखो कह रहे हैं कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है इसको हम ठोस में अगर बदल दें, ठीक है, लैंडफिल में निस्तारण से पूर्व उपचार के रूप में। लैंडफिल का मतलब समझते हो, जो हमारा वेस्ट मटेरियल इसको जमीन में गाड़ना या जमीन में दबा देना, उसको बोलते हैं लैंडफिल। ठीक है, लैंडफिल निस्तारण से पहले पूर्व उपचार के रूप में उपयोग की जाती है। ऐसे ही सामान्यता अपशिष्ट को विभिन्न अभिकरणों के साथ मिश्रित करके किया जाता है, इससे एक ठोस पिंड बन जाता है।
ठोसीकरण की प्रक्रिया का मूल उद्देश्य अपशिष्ट को संकटदायी घटकों के निचलीकृत करना है। इससे ये लैंडफिल निस्तारण स्थल को निच्छालित ना हो जाए। तो इस यानी कहने का मतलब अगर आप देखेंगे तो हम ठोस के रूप में यानी जो वेस्ट मटेरियल है अगर हम इसको ठोस के रूप में यानी अगर आप रिसाइकल कर रहे हैं तो इसको ठोस में बदल दीजिए, उसको यूज कर लो। भस्मीकरण क्या होता है? उपयुक्त विधियों के अतिरिक्त भस्मीकरण निरावयवीकरण की एक विधि है जिसमें अपशिष्ट को ऑक्सीजन अपशिष्ट में से अविषिक भाग को यानी इसका क्या भस्मीकरण कर दें। ठीक है, इस भस्मीकरण के एक प्रकार से जला करके जिसको खत्म कर इस प्रकार से खत्म करने की बात की जाती है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा ये देखिएगा 10.3.4 में क्या है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। यानी जो ठोस है, जैसे मान लीजिए कि छोटी छोटी ईंटें हैं, कण हैं, यानी ठोस जो अपशिष्ट होता है इसको कैसे खत्म किया जाए। देखो, निस्तारण से पहले अपशिष्ट पर निम्नलिखित संभावनाओं के लिए विचार किया जाना चाहिए। पहले क्या है, जैसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कैसे करें, भाई जो ठोस अपशिष्ट है इसको खत्म कैसे करें। ठीक है, देखिएगा, कच्चे माल और ठोस अपशिष्ट की मात्रा में कमी करो। भैया ठोस अपशिष्ट जो खत्म कैसे होगा, सबसे पहले जो कच्चा माल है जो ठोस अपशिष्ट बन रहा है आगे चल करके, ठीक है, उसकी मात्रा कम करो। अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग किया जाए, जो ठोस अपशिष्ट है हम इसको रिसाइकल करके दोबारा यूज कर लें, ऐसी काम की जाए। पदार्थों की पुनर्प्राप्ति है, जो ठोस अपशिष्ट है उसको दोबारा हम प्राप्त कर सकें। ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति, यानी ठोस अपशिष्ट को ऊर्जा के रूप में भी हम प्राप्त करते हैं रिसाइकल करके ना, उसकी बात करें। देखिएगा पॉइंट 1 में क्या है, कच्चे माल और ठोस अपशिष्ट की मात्रा में कमी निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया। कच्चा माल जो ठोस अपशिष्ट है उसकी मात्रा को कम कैसे करोगे? किसी उत्पाद के निर्माण में उपयोग की गई सामग्रियों की मात्रा को कम करके। देखो मान लो अगर कहीं पर निर्माण होता, कोई चीज बन रही है तो उसमें जो सामग्री लग रही है उसकी मात्रा कम कर दो, ठोस अपशिष्ट कम बनेगा। उत्पादन की आयु बढ़ा करके, यानी कोई चीज बनता है, अगर एक चीज मैंने बनाई है जो 5 साल चलनी थी, ठीक है, उसमें अपशिष्ट निकला था, अब मैं कोई ऐसी चीज बनाऊं जो 50 साल चले, भाई 50 साल तक अपशिष्ट नहीं निकलेगा। ऐसे भी कर सकते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं की पैकिंग में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की मात्रा को कम करके, यानी उपभोक्ता वस्तुओं की जो पैकिंग होती है, कोई भी जो हमारा खाने पीने की जो चीजें हैं, देखते हैं आज सारी चीजें पैकिंग होकर के आती है, कुछ भी मंगवाओ आप ना, तो उसकी जो पैकिंग में उपयोग की जाने वाली सामग्री है उसको कम करके हम क्या कर सकते हैं, ठोस अपशिष्ट को कम कर सकते हैं ना। अगला क्या है, अपशिष्ट पदार्थ की पुनर्उपयोग, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका हम क्या कर सकते हैं, पुनर्उपयोग कर सकते हैं। हेलो, हाँ सर। कुछ बोलना है क्या? नहीं नहीं। समझ में आ रहा है? इसमें तो एमसीक्यू कम दिख रहा है सर। इसमें तो कम ही है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्उपयोग के देखो, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्उपयोग अब अधिकतर उन परिस्थितियों में किया जाता है जब उत्पाद का उपयोग एक से अधिक कार्यों के लिए किया जाता है। क्या करें, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्उपयोग तब अधिक उन परिस्थितियों में किया जाता है जब उत्पाद का उपयोग एक से अधिक कार्यों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए घरों में किराने का सामान लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कागज के थैलों का उपयोग भंडारण पात्रों में किया जाता है। सूप सब्जियां के पात्रों का उपयोग में लाई गई रसोई में तेल घी आदि को खाने के लिए किया जाता है। नहीं, अपशिष्ट का पुनर्उपयोग कर लें, जैसे मान लो कोई वेस्ट मटेरियल है जो होते नहीं, जैसे हमारी कोई चीज खराब होती है उसमें आप सब्जी वब्जी रखना शुरू कर देते हैं, इन चीजों को रखना कर देते हैं, यानी अपशिष्ट पदार्थ का पुनर्उपयोग कर लें। जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में कोई एक बर्तन है खराब हो गया अपनी, तो उसमें कोई दूसरी चीज यूज करना शुरू कर दें, यही है पदार्थों की पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण। देखिएगा, यानी जो पदार्थ हैं अपशिष्ट हैं उनको दोबारा प्राप्त करने रिसाइकल करके या पुनर्चक्रण कर रहे हैं, पुनर्प्राप्ति कर लें। ठीक है, उसकी यहाँ पर बात कही जा रही है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर नगर पालिका और औद्योगिक अपशिष्टों में उपस्थित अनेक पदार्थ पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण के लिए उपयुक्त होते हैं। लगभग 10-15% ठोस अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति योग्य, करें कि 10 से 15% जो अपशिष्ट होता है उसको हम पुनर्प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सबसे उपयुक्त वस्तु कागज, कांच बोर्ड, कंच, लौह धातुएं, अलोय धातुएं, अधिकतर एल्यूमिनियम
रबर द्वारा उत्पादित ये ऐसे अपशिष्ट हैं जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, रिसाइकल करके प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से भैया अपशिष्ट हैं? जैसे कागज का दोबारा यूज हो सकता है। ठीक है, कार्डबोर्ड का दोबारा यूज कर सकते हैं। कांच, लोहे की धातुएं, अलोहे की धातुएं, एल्युमिनियम, रबड़, इनका हम क्या कर सकते हैं? दोबारा पुनर्चक्र रिसाइकल करके यूज हो सकता है। इसके विपरीत जैसे प्लास्टिक है, चमड़ा है, वस्त्र है, खाद्य अपशिष्ट है, इनको पुनर्प्राप्ति के लिए अनुपयुक्त होते हैं। भाई अगर प्लास्टिक है, रबर है, कपड़ा है, खाद्य अपशिष्ट है, इनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, इनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति, जो अपशिष्ट होता है इनको रिसाइकल करके एनर्जी के रूप में भी यानी ऊर्जा के रूप में भी यूज किया जा सकता है। ऊपर बताई गई श्रेणियों में अपशिष्ट के पृथक्करण के बाद शेष बचे हुए अपशिष्टों को जलाकर भस्मीकरण, ताप की पुनर्प्राप्ति की, यानी इनको जला करके हम एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं जो अपशिष्ट होते हैं। चूंकि ठोस अपशिष्ट को बनाने वाले लगभग 70% घटक कार्बनिक होते हैं, अतः ताप ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति की संभावना क्षमता अधिक होती है। अपशिष्ट पदार्थ में ऊर्जा की मात्रा को उस रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है जिसका आसानी से उपयोग किया जा सकता है। शेष भस्म बचा पदार्थ अधिक संहिता और कम वजन का होता है और कम स्थान घेरता है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा अपशिष्ट है उनको, जैसे होता नहीं, मैंने गोबर बोला, गोबर एक अपशिष्ट है, ठीक है, और उसको हम गोबर गैस बना करके यूज करें तो वही तो ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति करें भाई, बिजली और दुनिया भर का यूज करें तो ऊर्जा, यानी ऊर्जा को भी प्राप्त करते अपशिष्टों का अगर हम क्या करें, अगर प्रबंधन करें ठोस अपशिष्ट का, ठीक है, एनर्जी के रूप में भी हम उसका क्या कर सकते हैं, यूज किया जा सकता है। अगला देखिएगा हमारा क्या है 10.4 अपशिष्टों का निस्तारण। ठीक है, अपशिष्ट जो है इसका निस्तारण कैसे करें, खत्म कैसे करें। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, शहर के आकार बढ़ रहे हैं भाई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे शहर की बनावट बढ़ी, इसके साथ ही अपशिष्ट उत्पादन बढ़ेगा। शहर के स्थानीय निकाय अपशिष्ट के निस्तारण को अपनाते हैं। इस प्रक्रिया में अपशिष्ट के न्यूनीकरण, पुनरुपयोग, पुनर्चक्रण के लिए अत्यधिक संभावना है। नहीं, हम जो नगर पालिका का ठोस अपशिष्ट है इसको हम क्या करें भाई, इसका हमें निस्तारण करें। कैसे? ये किसी प्रक्रिया के जरिए हमें क्या करना है, ठोस हमारा जो अपशिष्ट है, ठीक है, जो हमारा ठोस अपशिष्ट है इनका पुनर्चक्रण या पुनर्निस्तारण करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया भी गया है कि देखिएगा, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट क्या है, नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन पर किसने रिपोर्ट दी है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीपीसीबी, रिपोर्ट की अपशिष्टों की विभिन्न श्रेणियों में अस्पताल अपशिष्ट जैसे गंदी पट्टियां सुलभ, ठीक है, डिस्पोजल संवर्धन, शारीरिक अपशिष्ट, रासायनिक अपशिष्ट, पुरानी फाइलें, दवाइयां, पर्यावरण के लिए गंभीर जोखिम है भैया। अस्पतालों से निकलने वाली जो अपशिष्ट है पर्यावरण के लिए बहुत खराब है, अतः यह अपशिष्ट अत्यधिक संक्रामक होता है और इसे वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधित करने की आवश्यकता है। ये अपशिष्ट वैज्ञानिक तरीके से इसको कम किया जाए। संकटदायी अपशिष्टों के अंतिम निस्तारण के लिए भी उचित योजना की आवश्यकता है। जो संकटदायी अपशिष्ट है इनका निस्तारण कैसे किया जाए, इसके लिए भी एक योजना बनाने की जरूरत है। ऐसे 4 भिन्न तरीके हैं जिनसे संकटदायी अपशिष्टों का अंतिम रूप से निस्तारण किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो संकटदायी अपशिष्ट उनको कम कर सकते हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं, लैंडफिल यानी भूमि निस्तारण, भस्मीकरण, समुद्र संक्षेप, ठीक है, भूमि निस्तारण, यानी ये 4 तरीके हैं जो संकटदायी अपशिष्ट है उनको हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, या आप कह सकते हो आप सभी लोग उसका निस्तारण कर सकते हैं। संकटदायी अपशिष्ट का निस्तारण कैसे किया जाएगा, अब हम एक एक चीज को पढ़ेंगे। लैंडफिल निस्तारण क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। लैंडफिल निस्तारण देखिएगा, लैंडफिलिंग भूमि भरण द्वारा संकटदायी अपशिष्ट को निस्तारण अनेक देशों में से महत्वपूर्ण विधा है, यानी बहुत महत्वपूर्ण। लैंड फिलिंग का अर्थ है जमीन के नीचे हानिकारक पदार्थों को भंडारित करना, यानी जो हानिकारक पदार्थ हैं जो अपशिष्ट के, उनको जमीन के नीचे भंडारित यानी
रखना, स्टोर करना। इस इसमें उद्देश्य के लिए इस उद्देश्य के लिए आवंटित क्षेत्र में कचरे को ले जाया जाता है। जैसे भारत में ऐसे अस्वच्छ खुले गड्ढों में लेकर उचित रूप से प्रचालित सैनिटरी लैंडफिल तक विस्तारण होता है। देखो लैंडफिल निस्तारण एक प्रकार से है, जैसे मान लो कि भाई जो वेस्ट मटेरियल है उसको जमीन में जाकर दबा देना, ठीक है, उसके बोलते हैं। खुले गड्ढे खाते अपशिष्ट निस्तारण की खराब विधि है, क्योंकि ये अपशिष्ट समस्याएं उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्र के सौंदर्य को नष्ट कर देते हैं और चूहे और अन्य कृत्रिम जीवों के लिए घर प्रदान करते हैं जो रोग फैलाते हैं। यदि कचरा खुला रहता है तो वह सड़कर बदबू देने लगता है। देखो देखो अगर बताऊं, जैसे कोई कचरा है तो अगर जमीन के नीचे रहेगा, गाढ़ा रहेगा, तो कोई बदबू नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं फैलेगी, ठीक है। तो यानी जमीन के नीचे दबा करके, जैसे चूहा है, कोई जीव है, ठीक है, अगर ये मर वर जाता है तो भाई खुले में रहेगा तो जैसे गंदी हवा फैलेगी तो लोगों को बीमारी होगी। यदि कुछ कचरा खुला रहता तो बदबू देता है। अधिकांश खेतों गड्ढों खतों और गड्ढों में कचरा को जलाया जाता है। इससे आसपास का परिवेश बोलिए में क्या हुआ? धुआं भर जाता है। क्या हुआ? फोन किया था? इसके हाँ अतिरिक्त वर्षा जल के कचरों के ऊपर होकर के बहता है और साथ में नदियों में हानिकारक पदार्थ को बह ले जाता है। तो कहने का मतलब सब्जी लेने नहीं चलेगा क्या? जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको हम जमीन के नीचे गाड़ कर क्या कर सकते हैं, निस्तारण किया जाता है। देखिए बोले सब्जी लेने नहीं चलेगा क्या? उधर देखिए तो उचित रूप से क्या देखो, प्रचलित पानी तो सैनिटरी छतरी नहीं है। लैंडफिल पर्यावरण को बहुत कम हानि अभी पहुंचाती जाइएगा है, थोड़ा देर में। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ये देख रहे हैं तो जी इसी तरह फोन करना भी चलेगा कि नहीं चलेगा? ये देखिए तो अरे भोसड़ी कितने समय तो सही था। हेलो ठीक है, देखिएगा उचित रूप से प्रचलित सैनिटरी लैंडफिल पर्यावरण की बहुत कम हानि पहुंचाती है। अपशिष्ट से भरे जाने वाले क्षेत्रों में अरंधक पदार्थ जैसे मृतिका अथवा उच्च घनत्व वाले पोलोथीन प्लास्टिक की कला में अर्थ किए जाने चाहिए। इससे आसपास के क्षेत्रों में अपशिष्ट के रिसाव को रोका जा सकता है। कचरे को पैक करके उस गड्ढे में भर दिया जाता है और प्रतिदिन उस पर मिट्टी की परत बिछा दी। देखो सैनिटरी लैंड फिलिंग क्या, जैसे कचरा डाला है, इस पर रोज डेली क्या करेंगे, मिट्टी की परत को जमाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी की परत को जमाते हैं और मिट्टी की परत को जमा करके हम क्या करते हैं, उसको खत्म, वही तकनीक है, गाड़ देना मिट्टी के परत नीचे करने के, ठीक है। इन स्थानों के प्रचालक कचरे को जलाते नहीं बल्कि सैनिटरी लैंड फिलिंग स्थान पर भरे जाते हैं, तो उनके समुदाय फिर उस स्थान पर अंतिम रूप से अवतरित करना बंद कर देते हैं, उस क्षेत्र में उपयोग का मनोरंजन कार्य उपलब्ध कराते हैं। एक प्रारूपिक लैंडफिल साइट तेली में कृत्रिम और सबसे ऊपर एक परत होती है और एक द्वीप लैंडफिल की अनुपयुक्त काट का संकल्पनात्मक डिजाइन चित्र संख्या, यहाँ पर चित्र बनाया गया है लैंड फिल्म कैसे करेंगे। तो देखो लैंड फिल्म यही है, सिंपल सा बात है, नीचे कचरे को भैया दबा दो, ठीक है, और उसका यूज भी कर लो। अगला भस्मीकरण क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है, भस्मीकरण। भस्मीकरण अपशिष्ट उत्पादों को जलाता है। भस्मीकरण का मतलब क्या, जो अपशिष्ट है उनको भैया जला दो, भस्म कर दो, ठीक, जला दो। यह एक अन्य विधि है जिसका उपयोग करके अनेक उद्योगों और बड़े शहरों में किया जाता है। यदि वहां पर आसपास निस्तारण साइट के लिए पर्याप्त खाली स्थान नहीं होता है, अधिकांश संकटदायी अपशिष्टों को इस प्रक्रिया के जरिए निराविष्कृत हो जाते हैं। देखो अगर कहीं पर जगह नहीं है जहां पर हम अपशिष्ट को रख सके, जमीन में दबा सकें, वहां पर अपशिष्टों को भस्मीकरण यानी जला करके खत्म करने की तकनीक क्या होती है, प्रयोग में लाई जाती है। अधिकांश संकटदायी अपशिष्ट इस प्रक्रिया में होते हैं। यह अपशिष्ट न्यूनीकरण, अपशिष्ट निराविशीकरण और निस्तारण का भी एक उत्कृष्ट तरीका है। लेकिन यदि अपशिष्ट की ताप की मात्रा में पुनर्उपयोग नहीं किया जा सकता तो इसका प्रचलन की लागत बहुत अधिक होगी। कहने का मतलब अगर मान लो कि अगर जो हमारा जिसको हम भस्मीकरण कर देंगे उसमें पैसा भी लगेगा तो उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, इसकी लागत बहुत लगती है भस्मीकरण में। भस्मीकरण की विधि का चयन अपशिष्ट के प्रकारों और विशेषताओं पर निर्भर। देखो हर अपशिष्ट का भस्मीकरण नहीं करेंगे, जो अपशिष्ट रिसाइकल हो जाएगा वो तो ठीक है, जो अपशिष्ट रिसाइकल नहीं होगा उसको भस्मीकरण
के जरिए हम क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, एक प्राकृतिक भस्मीकरण में एक दहन कक्ष, बर्नर कक्ष, प्रतिकूल साइबर, पंखा, गैसों से बाहर निकलने की चिमनी। नहीं, जो भस्मी, अरे भाई कहीं पर अगर किसी चीज को जलाओगे तो भस्मीकरण करने के लिए सारा चीज करेंगे, करना पड़ेगा, तो अगर भस्मीकरण करते हैं। अगला है सागर में क्षेपण, सागर में ले जाकर के डाल दो। ठीक है, देखिएगा, संकटदायी अपशिष्टों का निस्तारण का एक अन्य तरीका अपशिष्टों को गहरे सागर में क्षेपित कर देना। इससे भूजल को संदूषण से रोका जा सकता है। ये जो अपशिष्ट है उसको हम सागर में ले जाकर के, ठीक है, गहरे पानी में ले जाकर के क्या करते हैं, अंदर डाल दें। इससे भूजल को संदूषित करने से रोक सकते हैं। सागर में भूमि पर उत्पादित अपशिष्ट का निस्तारण इस मिथ धारणा पर आधारित है कि तनुकरण के लिए जल उपलब्ध के विपुल राशि सागरों और किसी अस्थायी क्षति बगैर अपशिष्ट को जमा करने के लिए सक्षम बनाती है। यद्यपि यह त्रुटि मात्र सोच है। सागर में अपशिष्ट का निस्तारण अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा नियंत्रित होता है। भैया अगर अगर आप देखोगे समुद्र में ले जाकर के ऐसे कूड़ा करकट अड़ंगा डाल दोगे तो नहीं डाल सकते हो। इंटरनेशनल जो संधियां उंधियां कानून है उनको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं सागर में आप कूड़ा कट का डंगा ऐसा नहीं डाल पाएंगे, लेकिन किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय कानूनों ने असाधारण संकटदायी अपशिष्टों जैसे कार्बनिक, सिलिकॉन, यौगिक, ठीक है, हाइलोजेनीकृत कार्बनिक यौगिक, मरकरी यानी पारा, उसके यौगिक, ठीक है, कोडियम और कैंसर जनी अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक को सागर में निस्तारण पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी ये सारी चीजें सागर में नहीं डाल सकते हो। यानी कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय लोगों ने क्या कर दिया, कानून ने क्या कर दिया है, इन सारी चीजों आप सागर में नहीं डाल सकते। यानी कह रहे हैं कूड़ा करकट अड़ंगा को ले जाकर समुद्र में डाल दो, ठीक है, इसको अपशिष्ट को निस्तारण करने के लिए। तो कुछ जैसे अगर आप देखोगे जैसे कार्बनिक सिलिकॉन है, ठीक है, हाइलोजेनीकृत कार्बनिक यौगिक है, मरकरी यानी पारा है, यौगिक है, कैडियम कैडियम है, ठीक है, कैंसर जनी कोई अपशिष्ट है, प्लास्टिक है, इसको आप सागर में नहीं डाल सकते, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला भूमि निस्तारण क्या है, देखिएगा, कुछ संकटदायी अपशिष्टों का निस्तारण अत्यधिक महंगा होता है। यानी कुछ ऐसे अपशिष्ट होते हैं जिनका निस्तारण करने या उनको कम करना बहुत महंगा है। जैसे रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्टों को पर्यावरण रूप में स्वीकार तरीके से लैंडफिल साइट पर रखना तथा उसे तापीय उपचार संयंत्र में भस्म करना। ये अपशिष्ट नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से संबंध सभी प्रचार। देखो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं नाभिकीय अपशिष्ट का मतलब समझते हो, जहां पर परमाणु बम बन रहे हैं, परमाणु ऊर्जा का प्रयोग हो रहा, वहां पर जो वेस्ट मटेरियल उसकी बात की जा रही है, ठीक है, उसको कैसे कम करें, उसका निस्तारण। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और शांतिपूर्ण कार्य जैसे रेडियोधर्मी आयन का खनन, नाभिकीय ईंधन का उत्पादन, प्रयोगशाला परीक्षण और चिकित्सा उपचार शामिल है। भूमिगत निस्तारण रेडियोधर्मिता अपशिष्टों के मामले में एक पर्यावरणीय आर्थिक रूप से उचित विकल्प प्रदान करता है। संकटदायी अपशिष्ट का भूमिगत निस्तारण सिर्फ निष्क्रिय और आंशिक रूप से सक्रिय खानों में ही मान्य है, ठीक है, हर जगह पर मान्य है। अतः सैद्धांतिक रूप से अपने अपशिष्ट निस्तारण की 4 विधियों को पढ़ा है। अपशिष्ट जो निस्तारण है उसकी 4 विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है, कौन कौन, ठोस अपशिष्ट के लिए लैंड फिलिंग, ज्वलनशील कार्बनिक अपशिष्ट को, ज्वलनशील जो कार्बनिक उसका जो जल सकते हैं उसको भस्मीकरण कर दो। सागर में अपशिष्टों का क्षेपण कर दो, भी सागर में जाकर के भी अपशिष्टों को डाल सकते हो। तीसरा भूमिगत निस्तारण जो सामान्य रेडियोधर्मी अपशिष्ट भूमिगत जमीन में जाकर के डाल दो, जो रेडियो जो अगर खास तौर से ये जो परमाणु और माणु बम बनती है इनका जो अपशिष्ट है उनका भूमिगत निस्तारण किया, जिसमें रेडियोधर्मी अपशिष्ट होता है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट का क्या किया जाएगा भैया, भूमिगत निस्तारण किया जाए, ठीक है। अगला है भारत में अपशिष्ट प्रबंधन। इंडिया में अपशिष्ट प्रबंधन कैसे हो रहा है। अब हम भारत में संकटदायी अपशिष्टों के उत्पादन और निस्तारण की संक्षिप्त क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो अपशिष्टों को लेकर के उनका निस्तारण कैसे किया जा रहा है, देखिएगा यहाँ पर अपशिष्ट उत्पादन के स्रोत, देखिएगा भारत में क्या है, भारत में अपशिष्ट प्रबंधन सामान्यतः संकटदायी अपशिष्ट उत्पादन को व्यापक रूप से 2 श्रेणियों समूहों में
समूहित किया जाता है। प्रक्रिया अभिमुख और प्रदूषण नियंत्रण अभिमुख। प्रक्रिया अभिमुख अपशिष्ट का उत्पादन कच्चे माल प्रसंस्करण द्वारा उत्पाद करने के काल में होता है, जबकि प्रदूषण नियंत्रण उन्मुख अपशिष्ट गैसीय और द्रव वहित के उपचार से उत्पन्न होता है। देखिएगा, भारत में ऐसे उद्योग हैं जो संकटदायी घटकों की अपेक्षाकृत कम सांद्रता के साथ बड़ी मात्रा में ठोस अपशिष्ट को करें। भारत में ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो भाई बहुत ज्यादा अपशिष्ट का उत्पादन कर रहे हैं। जैसे धातु कर्मी उद्योग, जैसे लोहा का, भारत में लोहे का काम बहुत होता है कंपनियों में। स्टील है, उर्वरक बनती है यानी खाद बनती है, ताप बिजली घर है, इनसे बहुत ज्यादा अपशिष्ट निकला। दूसरी ओर उद्योगों के अन्य समूह भी हैं जो पीड़कनाशी, विद्युत लेपन, धातु परिष्करण, ठीक है, क्लोरो एक्लिकी, फोटोग्राफी, जो रसायन आदि से संबंधित है, जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में ठोस अपशिष्ट के उत्पादन करते हैं, लेकिन उसमें संबंधित है, जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में ठोस अपशिष्टों का उत्पादन करते हैं, लेकिन उसमें अभिलाषी संकटदायी घटकों की उच्च सांद्रता होती है। इन दूसरी प्रकार की अपशिष्टों के लिए विशेष हस्तांतरण, भंडारण, उपयोग और निस्तीर्णन की तकनीकों की क्या है। देखो, दूसरे प्रकार के जो अपशिष्ट है उनके लिए विशेष रूप से देखोगे हस्तांतरण, ठीक है, भंडारण, उपयोग, निस्तीर्णन तकनीकों की क्या है, आवश्यकता है। उद्योग से उत्पादित होने वाला लगभग 15% कुल ठोस अपशिष्ट संकटदायी अपशिष्ट की श्रेणी में। ये करें, कंपनियों से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसमें से 15% जो अपशिष्ट होता है वह संकटदायी अपशिष्ट होता है। यद्यपि संकटदायी अपशिष्ट कुल अपशिष्ट का छोटा अनुपात है। देखो, जितना भी अपशिष्ट होता है उसमें 15% होता है और संकटदायी अपशिष्ट बहुत छोटा अनुपात में होता है, लेकिन इसका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। संकटदायी अपशिष्ट बहुत विनाशकारी होता है, कम होता है लेकिन विनाशकारी 15% होता है, क्योंकि ये न सिर्फ पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित करता है बल्कि आहार श्रृंखला में प्रवेशन द्वारा मानव स्वास्थ्य को, देखो संकटदायी अपशिष्ट होता है तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, साथ में हमारी खाद्य श्रृंखला में मिलकर के आदमी के स्वास्थ्य को भी क्या करता है, हानि पहुंचाता है। अगला देखिएगा, निस्तारण के प्रचलित तरीके कौन कौन है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है, यानी जो संकटदायी अपशिष्ट है उसका निस्तारण करने के लिए, उसको कम करने के लिए कौन कौन से तरीके हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं। अब देखिएगा, संकटदायी अपशिष्ट के हस्तांतरण, उपचार और निस्तारण का उपयुक्त नियम नियंत्रण नहीं होने के कारण इन्हें अक्सर जहां कहीं भी स्थान आसानी से उपलब्ध हो वहां अपशिष्ट का उत्पादन के लिए सुगम हो वहीं निस्तारित करें कि जो अपशिष्ट होता है उसके लिए कोई जगह तो तय नहीं, कोई चीज तो तय नहीं, जहां पर मिलता है वहीं पर इसको इकट्ठा करके इसको निस्तारण कर दिया जाता है। वर्तमान में संकटदायी औद्योगिक अपशिष्ट के निस्तारण के लिए अपने देश में निम्नलिखित विधियां हैं। जो कंपनियों से संकटदायी अपशिष्ट निकलता है उसको निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित विधियां हैं। पहले विधि क्या है, नगर के कचरे के साथ निस्तारण कर दो। कंपनी का जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उद्योगों में, नगर का जो कचरा उसके साथ निस्तारण कर दो। नदियों में रस्तरों तथा तटों का निस्तारण, खुले गड्ढों में जलाना, कई बार जो अपशिष्ट होता है उसको खुले गड्ढों में जला दो। निचले क्षेत्रों में नंद मुखों और सागरों में निस्तारण कर दो, जो निचले क्षेत्र वहां पर डाल दो, ठीक है, सागर में डाल दो, निस्तारण कर दो। स्वचरित भस्मीकरण को जलाना, यानी कई बार जो अपशिष्ट है उसको जला करके खत्म करने के भी क्या है, ये सारे तरीके हैं। अधिकांश भारी धातु युक्त और अधिक अभिसी अपशिष्ट जिसमें पीड़कनाशी, विलय, ठीक है, या फिलिन रासायनिक अपशिष्ट आदि होते हैं, ऊपर बताई गई विधियों के प्रयोग में निस्तारित किया जाता है। देखो देखो, ये सारी चीजों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपशिष्ट को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। अपशिष्ट के प्रभाव की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि निस्तारण की इन विधियों में अपशिष्ट की ग्राही परिवेश के साथ संगता और जटिल परस्पर क्रिया पर आधारित हो, लेकिन इसका उपयोग उचित मूल्यांकन भारत में उपलब्ध नहीं है। आइए हम पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब इनकी चीजों के जरिए निस्तारण के कौन कौन से तरीके प्रचलित हैं, ये तरीके पता होने चाहिए बस खाली। ये जो है, ये देखिएगा यहाँ पर बता रहा हूँ, ये जो तरीके बताए गए हैं ये तरीके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर बताया गया है
ये 4-5 तरीके। ठीक है, अगला क्या है, अनुपयुक्त अपशिष्ट निस्तारण के प्रभाव। ठीक है, अनुपयुक्त जो अपशिष्ट है इनका अगर हम निस्तारण करेंगे तो इससे भैया क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका प्रभाव अब हमें क्या करना है, देखना है। देखिएगा, संकटदायी अपशिष्ट का अनुपयुक्त निस्तारण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अपशिष्ट निस्तारण के सामान्य तरीके जैसे अस्वास्थ्य खुले खत्ते, डंप, लैंड फिलिंग, जलाशय में विसर्जन अथवा खुले गर्त में जलाने में संकटदायी अपशिष्टों के संबंध में रूपांतरण की आवश्यकता है। अनुपयुक्त अपशिष्ट निस्तारण का प्रमुख संकट है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी और भूजल का संदूषण होना। कह रहे हैं कि अगर हम अपशिष्ट को अगर खत्म करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी अब खराब हो रही है या जला रहे हैं तो इन्वायरमेंट क्या हो रहा, हमारा दूषित हो रहा, प्रदूषण फैल रहा। ये व्यापक रूप से संकटदायी पदार्थ युक्त अपशिष्टों का लैंड फिलिंग अथवा भूमि पर ढेर लगने से उत्पन्न होता है। सरल तरीकों से उस प्रक्रिया में प्रदर्शित किया गया है जिसमें संकटदायी अपशिष्ट पदार्थ लैंडफिल में निस्तारण किए जाने वाले बाद मानव परिवेश में। कह रहे हैं कि अगर हम किसी अपशिष्ट को जमीन में डाल करके, जमीन में गाड़ करके, जला करके अगर अपशिष्ट को हम खत्म करते हैं तो यह क्या है, मानव के लिए बड़ा हानिकारक है भाई। संकटदायी अपशिष्ट निस्तारण स्थलों के संदर्भ में कम से कम 5 रास्तों से मानव उद्भासन संभव है। पीने द्वारा प्रत्यक्ष अंतर्ग्रहण, ऐसे संदूषकों का सांस के साथ ग्रहण करना जो गर्म जल से वाष्पित होते हैं। नहाने और धुलाई के में काले और त्वचा द्वारा अवशोषित प्रदूषित जल द्वारा उद्भासित पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग द्वारा अंतर संग्रहण, संदूषित मृदा के हस्ताचरण के काल में त्वचा द्वारा अवशोषित। संकटदायी अपशिष्ट की अनुपयुक्त और अनियंत्रित डंपिंग, क्षेपण और विरुद्ध विश्व भर में जनता में जागरूकता पैदा की गई है। ऐसे चलनों से मवेशियों की मृत्यु, मनुष्यों में बीमारियां होती। करें कि अगर हम किसी वेस्ट मटेरियल को जमीन में दबा करके अगर खत्म करने का प्रयास करते हैं तो जमीन की में भी खराबी हो रही है, जलाते तो अगर हम अपशिष्टों का निस्तारण करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट को, आम लोगों को क्या करता है, एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा। भैया अगर वेस्ट मटेरियल को अगर जलाया जा रहा है, जमीन के नीचे दबाया जा रहा है, पानी में फेंका जाएगा तो इससे क्या होगा, उसका प्रभाव हम लोगों पर पड़ेगा, बीमारियां फैलेंगी, इन्वायरमेंट खराब होगा। तो देखो एक तो जरूरी भी है जो वेस्ट मटेरियल है, जो अपशिष्ट है उसको खत्म भी करना है, लेकिन उसको खत्म करने के लिए क्या हो रहा है, तो इनको अगर हम खत्म करने का प्रयास करते हैं तो इसका प्रभाव भी मानव के स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर पड़ रहा है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो भाई अपशिष्टों का भी खत्म करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब हम अपशिष्टों का निस्तारण करते हैं, इनको खत्म करते हैं तो इसका प्रभाव भी पर्यावरण पर पड़ता है और मानव के स्वास्थ्य पर पड़ ही रहा है। ठीक है, तो आपका ये जो चैप्टर नंबर 10 है ये पूरा आपका लगभग अगर आप देखेंगे तो समाप्त हो गया। इसमें जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक।